नमस्कार, शिवालिक ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज 14 दिसंबर 2020 को मॉर्निंग सेशन में जेबीटी टेट का एग्ज़ाम हुआ है, जिसका कि जीके पोर्शन हम अपलोड कर चुके हैं। आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उसे चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम उसका हिंदी सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल जो पूछा पूछा गया था वो था उत्थान शब्द में कौन-सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन है उत, अन, अत, इनमें से कोई नहीं। तो उत्थान शब्द में जो उपसर्ग प्रयोग हुआ है वो हुआ है ए ऑप्शन उत उपसर्ग। अगला सवाल है धीरे-धीरे चलो नहीं तो थक जाओगे। वाक्य में कौन-सा अव्यय प्रयुक्त हुआ है? कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक, स्थानवाचक या परिमाणवाचक? तो इसका सही जवाब है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जहाँ पे क्रिया की विशेषता जब हम बता रहे हैं तो हम बता रहे हैं कि कैसे हुआ, कार्य कैसे हुआ, क्रिया कैसे हुई। तो धीरे-धीरे या आप कहें ध्यानपूर्वक, फटाफट, इस तरह के शब्द हमारे रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल है सरल, पीला, घरेलू, बीमार, मीठा शब्द कौन से विशेषण के अंतर्गत आते हैं? तो वे शब्द जो वे विशेषण शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण के अलावा दोष, स्थिति के बारे में बताएं, वो हमारे आते हैं गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। तो सरल, पीला, घरेलू, बीमार ये सभी किस में आएंगे? ये आएंगे गुणवाचक विशेषण में। ऑप्शन ए है सही। अगला सवाल है नमः धन्ते, नमस्ते शब्द में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर सवाल जो है आपको आप वही ही उत्तर बता रहा है। यहाँ पर यूज़ हुआ है विसर्ग, तो ये संधि भी कौन सी हुई? विसर्ग संधि, डी ऑप्शन। अगला सवाल है निज की भाववाचक संज्ञा है निजी, नित्यता, निजत्व या निकाय। तो निज की जो भाववाचक संज्ञा वो होती है निजता या निजत्व। सी ऑप्शन सही है, निजत्व। क्वेश्चन नंबर 66 है कौन सा वाचन है जो गद्य में तो प्रयुक्त होता है परंतु पद्य में नहीं? मौन, आदर्श, स्वर या इनमें से कोई नहीं? तो सही ऑप्शन है ए ऑप्शन, मौन वाचन। अगला सवाल ड और ढ व्यंजन है कंठ्य, दंत, उत्क्षिप्त या इनमें से कोई नहीं? तो ड और ढ ये जो है हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन है। उत यानी ऊपर, क्षिप्त यानी जोर से झटका मारना। जिन वर्णों को बोलते समय हमारी जीभ थोड़ी ऊपर उठती है और एकदम झटके से नीचे आती है, ड ढ। अगला सवाल है तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस को किस भाषा में लिखा गया? हिंदी, फारसी, अवधी या अपभ्रंश? तो इसका सही जवाब है अवधी भाषा में लिखा गया था तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस को। क्वेश्चन नंबर 69 है नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद, तत्पुरुष या बहुव्रीहि? तो नीलकंठ में बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास के दोनों पद में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलके कोई तीसरा ही रूप बना लेते हैं। जैसे कि नीलकंठ, नीला है कंठ, तो नीलाकंठ किसका है? शिव का। दो पद ने तीसरी अलग चीज बना दी, शिव। बहुव्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 70 है किस विधि में पहले उदाहरण और बाद में परिभाषा दी जाती है? निगमन, आगमन, वर्णबोध विधि, वाक्यबोध विधि। ये आपका साइकोलॉजी का है, तो एग्जैक्ट मुझे आंसर इसका नहीं पता है, पर इसका जो आंसर है वो बी ऑप्शन यानी आगमन विधि हो सकता है, क्योंकि आगमन विधि में पहले उदाहरण और बाद में परिभाषा दी जाती है, जबकि निगमन में पहले परिभाषा और बाद में उदाहरण दिया जाता है। अगला सवाल है आजकल हरीश चंद्र भला कहाँ मिलेंगे? वाक्य में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या कोई नहीं? वैसे अगर आप देखें हरीश चंद्र यहाँ पे जो हम देख रहे हैं ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा, परंतु जब हम वाक्य को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है आजकल हरीश चंद्र भला कहाँ मिलेंगे। हरीश चंद्र से मतलब यहाँ पर सच्चे लोगों का है, आजकल सच्चे लोग भला कहाँ मिलेंगे। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा का बोध करा रही है, बहुत से सच्चे लोगों का बोध हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हरीश चंद्र व्यक्तिवाचक ना होके बन जाते हैं जातिवाचक। अगला सवाल है शुद्ध वाक्य छांटिए। अधिकांश लोगों का यही विचार है, अधिकांश का यही विचार है, अधिकांश यही विचार है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो सही ऑप्शन वो है हमारी डी ऑप्शन। देखिए अधिकांश और अधिकतर ये दो शब्द जो सेम लगते हैं पर सेम है नहीं। अधिकांश जो हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं अगणनीय वस्तुओं या लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पर लोगों लिखा है तो यानी कि लोगों को हम गिन सकते हैं, तो यहाँ पर अधिकांश शब्द का यूज़ नहीं होगा, यहाँ अधिकतर शब्द का यूज़ होगा, क्योंकि अधिकतर हम गणनीय वस्तु या लोगों के लिए यूज़ करते हैं।
और डिटेल में आप इसको देख सकते हैं बुक्स में या गूगल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सही वाक्य होना चाहिए, अधिकतर लोगों का यही विचार है। अगला सवाल है, गुरुजी ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। वाक्य है सरल, संयुक्त, मिश्र या प्रश्नवाचक। तो ये वाक्य है मिश्र वाक्य। देखिए, जब दो या दो से अधिक वाक्यों हो एक वाक्य में, दो या दो से अधिक वाक्यों से मिलकर जब कोई वाक्य बनता है तो वो होता है संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य में वो योजक के द्वारा मिले होते हैं और मिश्र वाक्य में एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है। एक प्रधान वाक्य रहेगा, दूसरा आश्रित वाक्य रहेगा। गुरुजी ने कहा, गुरुजी ने क्या कहा? अगर हम सिर्फ एक ही वाक्य कहें, एक पोर्शन कहें इस वाक्य का, तो गुरुजी ने कहा। आगे अभी भी हम कंफ्यूज हैं कि क्या कहा, कि कल छुट्टी रहेगी। अब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर कैसा है, डिपेंड करता है, तो ये बन जाता है हमारा मिश्र वाक्य। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आत्मा का पर्यायवाची नहीं है? चैतन्य, ब्रह्म, विभु या वैभव? वैभव जो है ये आत्मा का पर्यायवाची नहीं है, ये समृद्धि, ऐश्वर्य का पर्यायवाची है। अगला सवाल है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाक्य में कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है? संबंधवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक या प्रश्नवाचक? तो जिसकी लाठी उसकी भैंस ये है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम, जब सर्वनाम शब्द वाक्य में संबंध बताए। क्वेश्चन नंबर 76 है, शुद्ध वाक्य छांटिए। राम थक कर उसके घर में सो गया। राम उसके घर में थक कर राम सो गया। थक कर राम उसके घर में सो गया। उपरोक्त में से कोई नहीं। डी ऑप्शन होगा आपका सही जवाब, क्योंकि ये शुद्ध वाक्य होगा, राम थक कर अपने घर में सो गया। क्वेश्चन नंबर 77, पंचक्की में कौन सा समास है? पंचक्की यानी पानी की चक्की, तो बीच में आ रहा है कारक, तो ये कौन सा समास हुआ? ये समास हुआ हमारा तत्पुरुष समास। डी ऑप्शन। हे भगवान रक्षा करो वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? अधिकरण, अपादान, संबोधन, करण। तो सी ऑप्शन है सही, संबोधन। अगला सवाल, हिंदी की चिंदी निकालना मुहावरे का अर्थ है किसी बात की तह तक पहुंचना, हिंदी को बिंदी लगाना, बात का बतंगड़ बनाना या घुल मिल जाना। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन, बात का बतंगड़ बनाना। क्वेश्चन नंबर 80 है, आप चाय पिएंगे या कॉफी? वाक्य है सरल, संयुक्त, मिश्र या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो वाक्य है ये दो वाक्य आपको नजर आएंगे, दो वाक्यों से मिलकर बना है। और एक वाक्य होगा आप चाय पिएंगे, बीच में जुड़ गया योजक। फिर दूसरा वाक्य है आप कॉफी पिएंगे, आप चाय पिएंगे या आप कॉफी पिएंगे। तो ये एक तरह का कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। एक पोर्शन दूसरे पोर्शन पर निर्भर नहीं करता, आप चाय पिएंगे या आप कॉफी पिएंगे। तो संयुक्त वाक्य, बी ऑप्शन। अगला सवाल है, लड़कियां शतरंज का खेल देख रही हैं। रेखांकित क्रिया का भेद है। देख रही हैं, ये कौन सी क्रिया है? ये क्रिया है हमारी अकर्मक, सकर्मक, संयुक्त या प्रेरणार्थक। तो ये हमारी संयुक्त क्रिया है। संयुक्त क्रिया कौन सी होती है? जिसमें आपको दो क्रियाएं दिखती हैं, देख और रही, और दोनों जो क्रियाएं हैं वो अलग अलग धातु की होती हैं। कहने का अर्थ है, अगर आपके पास यहाँ पे होता भारत ने लड़ाई लड़ी, लड़ाई लड़ी, यहाँ पर भी दो क्रियाएं हैं, लड़ाई लड़ी, लेकिन दोनों लड़ाई लड़ी, दोनों जो क्रियाएं हैं वो लड़ धातु से बन रही हैं। तो उस केस में वो बन जाता है हमारा सजातीय क्रिया। लेकिन यहाँ पर देख और रही जो कि दो क्रियाएं हैं और दोनों अलग अलग धातु से बनी हैं, तो ये होती हैं हमारी संयुक्त क्रिया। अगला सवाल, बंधु गुरु पदम पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पर जो प्रयुक्त हुआ है वो हुआ है चौपाई। सही ऑप्शन है बी ऑप्शन, चौपाई। अगला सवाल, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए, अमृत के समान वचन। अमृत वचन, अमृतवाणी, चरणामृत या वचनामृत। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, वचनामृत। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह उद्धरण चिन्ह है? तो जो ये सी ऑप्शन है, इन्वर्टेड कॉमास, ये है हमारा उद्धरण चिन्ह।
अगला सवाल, काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक, अनुप्रास, श्लेष या रूपक? तो काली घटा का घमंड घटा में जो अलंकार है वो है यमक अलंकार। अगला सवाल 86, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है किसके मतानुसार है? प्रेमचंद्र, सुमित्रानंदन पंत, निराला या महादेवी वर्मा? सही ऑप्शन है बी ऑप्शन, सुमित्रानंदन पंत। अगला सवाल, वह पढ़ता तो पास हो जाता वाक्य में कौन सा काल है? महाकाल, हेतु हेतु, मदभूत, अपूर्ण भूत या आसन्न भूत? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, हेतु हेतु मदभूत, जिसमें क्रिया जो है वो भूत में शुरू होने वाली थी पर नहीं हुई। वह पढ़ता तो पास हो जाता। अगला सवाल है, अंदर छूत नहीं बाहर दूर दूर लोकोक्ति का अर्थ क्या है? जिसका कोई ना हो, मन में कुछ बाहर कुछ, मन की बात, निरोग होना? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन, मन में कुछ और बाहर कुछ। अगला सवाल है, अरे तुम आ गए वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? अधिकरण, करण, संबोधन या अपादान? तो संबोधन सी ऑप्शन है सही जवाब। और जो आखिरी क्वेश्चन हिंदी का पूछा गया था वो था, लाख का घर राख होना मुहावरे का अर्थ? धनी का निर्धन, धनवान होना, समृद्धि आना या धूल चाटना? तो सही ऑप्शन है ए ऑप्शन, धनी का निर्धन हो जाना। तो ये सवाल पूछे गए थे हिंदी सेक्शन से, और इंग्लिश सेक्शन भी हम कुछ देर में इसका अपलोड करने जा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें, और आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके बाकी वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने सजेशंस देने के लिए उन पे कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें। जल्द ही मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।